हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोरोना वायरस का कहर तो पहले ही ढाया हुआ था और अब गर्मी, भीषण गर्मी, मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में। काम करना इतना नहीं खलता है, गर्मी से बहुत दिक्कत होती है मुझे। और उतना ही जितना मैं गर्मी से डरती हूँ उतना ही मैं जहां भी जाती हूँ वहीं गर्मी होती है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, महाराष्ट्र में मैं इतने सालों से रह रही हूँ, तो जिन जिन इलाकों में मैं रही हूँ, मतलब माना, मुर्तिजापुर, अकोला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मतलब महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज्यादा गर्म माना जाता है, हॉटेस्ट। इससे पहले हम पाचोरा रहते थे, जो कि वो 40 गांव के नजदीक था, तो थोड़ा सा मौसम में फर्क आया था। लेकिन वापस भुसावल आ गए हम लोग, फिर भुसावल में बहुत गर्मी होती है। और हमारा जो 3rd फ्लोर में घर है, काफी गर्म रहता है। खिड़की दरवाजे खुले रखो तो हवा तो अच्छी आती है, लेकिन इन दिनों गर्म हवा है, तो वो गर्म हवा आती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और मुझे तो ये जो ये मेरा क्लैचर है, ये अगर सपोज मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर ये क्लैचर टूट जाए, एक ही है बड़ा वाला, एक और था तो वो टूट गया। इस समय इकलौता ये बचा हुआ है, ये मेरे जीवन का एकमात्र सहारा हो, मेरे बालों का एकमात्र सहारा है। मतलब बाल चुभते हैं कंधे में, अगर आ जाए बाल खुले नहीं रख सकती हूँ मैं। काम करने के वक्त पूरे टाइम में अपना अपना यूं करके जूड़ा बना लेती हूँ और बालों को लपेट करके टेढ़ा मेढ़ा करके बस क्लैचर फिक्स। अब अभिलाषा एकदम परमानेंट बाई बन के रहती है पूरे टाइम। ये मेरा फेवरेट पोज है गर्मी के दिनों का, खासकर पूरे टाइम यही रहता है, क्लैचर लगा हुआ। और मतलब अगर मैं चाहूं भी, थोड़ी देर का भी शैम्पू किया, बाल खुले हैं, कंधे में बाल ऐसे चुभते हैं, लगता है बस इनको उठाओ और वो लगा दो। तो ये यदि ना हो कोई तो क्या होगा मेरा क्योंकि पोनीटेल बनाओ तब भी बाल कंधे पे रहते हैं। बाल मुझे ऊपर चाहिए इस तरीके से। और मैंने ये चूड़ियां पहनी है, एक वीवर है, बहुत दिनों से बेचारी कह रही थी मुझसे कि मैं जितनी बार रेगुलर कड़े पहनती हूँ, और हाँ, जो मैं कड़े पहनती हूँ वो गोल्ड दिखते हैं, लेकिन वो गोल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल है। बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं, तो मैंने सोचा था मैं बताऊंगी। और अभी फिलहाल मैंने ये पीली और हरी चूड़ियां पहन रखी हैं। बड़ा मजा आया मुझे पहनने में इतने दिनों बाद। और बस सारे काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब आटा गूंथो तब वो आगे आती है, तो उनको पीछे करना पड़ता है। और बच्चों को लगता है ऐसे आवाज आ रही है बार बार चूड़ियों की। और क्या, आज मैं जो बनाने वाली हूँ ना, रसमलाई, उसकी एक रिक्वेस्ट काफी दिनों से थी। और जब मैंने छेना बनाया था व्हाइट वाला, तो वो गाय के दूध का बनाया था, तो मजा नहीं आया था। एक तो लॉकडाउन है, दूध बाहर से ला नहीं सकते, जो घर में भैया देते हैं दूध उसमें ही गुजारा करना है। तो मुझे गाय के दूध से मजा नहीं आया वो बनाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भैंस का रेगुलर दूध आता है, जो डेली आता है, जिसका मैं पनीर बनाती हूँ, उस दिन मैंने पनीर बनाया था, कितना सारा पनीर निकला था, तो मैं उसका ही पनीर निकालूंगी और रसमलाई बनाऊंगी। और साथ में लेफ्ट ओवर राइस से एक बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूंगी पारुल ने जो 2-3 रेसिपीज की मुझे, नहीं, पायल नाम है उनका, पायल ने जो मुझे 2-3 रेसिपीज की होमवर्क दिया था, उसमें से एक होमवर्क ये भी बाकी है, तो वो भी मैं आज पूरा करने वाली हूँ। लेफ्ट ओवर राइस से बनेंगी मुठियां, गुजराती आइटम है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में मैं बनाऊंगी मीठे में रसमलाई। आइए देखते हैं मेरा आज का ये ब्लॉग। क्योंकि मुझे रसमलाई बनानी थी, तो मैं दूध वाले भैया का इंतज़ार कर रही थी, और 6 बजे तक आते हैं वो भैया, तो दूध लेके आ गए हैं। तो मैंने उनको पानी में डाल के रख दिया पैकेट्स को, और अब मैं कोकम शरबत बना रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे उन्हें कोकम शरबत पीने का मन कर रहा है। 2-3 तरह के शरबत मंगा के रखे मैंने इस बार, खस वाला और बेल का शरबत और ये कोकम। और ये चाशनी मैंने बना के रखी थी चीनी घोल करके पानी में, जिससे तुरंत शरबत बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी पानी लिया, ठंडा पानी लिया है, और उसमें कोकम शरबत डाला है, और ये चाशनी डाल दी है। जो रेड कैप है जिसमें वाइट बॉटल है, इसमें चाशनी थी। और ये लाल वाला नमक है, काला नमक। इससे ना कोकम के शरबत में बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें जो मतलब जीरे वाला जो होता है ना, जलजीरा जैसा टेस्ट लगता है। और कोकम बहुत ही हेल्दी होता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये कोकम का शरबत। इसमें हल्का सा खट्टापन भी होता है, जो ड्राई कोकम आता है इसलिए वो दाल में डालते हैं तो खट्टापन आता है ना, इसी तरीके से इसका जो टेस्ट है कोकम के शरबत का, मीठा मीठा नहीं है जैसे और बाकी के शरबत होते हैं। इसमें हल्का सा खट्टापन होता है और जीरे वाला जो फ्लेवर आता है, इसीलिए इसमें नमक डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो बस अब मैंने इसमें आइस क्यूब्स डाल दी हैं 2-2 3-3, ताकि थोड़ा ठंडा तो लगे कि हाँ कुछ ठंडा पानी जैसा शरबत पी रहे हैं, गर्म पानी पानी जैसा ना लगे। क्योंकि अब काम एक बार शुरू होता है ना मेरा शाम के समय में, फिर लगातार ही रहता है। आपने अक्सर ही देखा, अब जैसे 6 बजे से मैं शूटिंग कर रही होती हूँ, तो शूटिंग की वजह से भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, एक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, शूट करना पड़ता है। और वैसे तो खाना बनाने बैठो तो आधा पौन घंटे में कितना कुछ बन जाता है, लेकिन टाइम लगता है हम लोगों को। तो मैं बस ये शरबत पी रही हूँ ठंडा ठंडा गले को राहत मिल रही है। हालांकि 4 बजे, जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ, 4 से 5 के बीच मेरी चाय होती है। उसी वक्त मैं इन लोगों के लिए मैंगो शेक बनाया था मैंने, तो सब मैंगो शेक पी चुके हैं। 1 बजे के 1 से 1:30 के करीब लंच हुआ था। मतलब दिन भर चलता रहता है कुछ ना कुछ खाना। और कल तो एक व्यूवर हैं, उन्होंने ये लिखा भी बिल्कुल मेरे मन की बात, कि इन दिनों सारा दिन तो फरमाइशें होती हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं, पापा लोग कुछ और चाहते हैं, और मम्मियों को बनाना कुछ और होता है, क्योंकि घर में जो। तो जैसा कि मैं रसमलाई बना रही हूँ ना, तो मैंने ये 2 पैकेट आते हैं दूध वाले, तो एक पैकेट को मैंने पहले भगोने में निकाला। एक पैकेट से मैं हाफ डाल रही हूँ, यानी कि हाफ लीटर दूध को मैं गर्म करने रख रही हूँ। ठीक है, इसकी हम बनाएंगे रसमलाई की मलाई। तो ये देखिए, दूध में जैसे ही उबाल आई, क्योंकि कच्चा दूध था, अभी मैंने पैकेट से ही निकाले हैं, तो हाफ लीटर दूध में जब उबाल आने लग रही है, तब मैंने इसमें करीब 5 चम्मच चीनी डाली है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाफ कप करीब समझो डाली है। और ये मैंने काजू, बादाम और पिस्ता एकदम बारीक कटा हुआ लिया है, क्योंकि मैंने चिप्स कटर से इनको ऐसे चिप्स जैसे काटती गई ना, काजू बादाम तो बारीक कट जाता है, मैं पहले बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये पूरी आधा कटोरी करीब होंगे ड्राई फ्रूट तीनों मिला करके, काजू बादाम पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप कम या बहुत ज़्यादा अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब मैंने ये थोड़ा सा लिया है केसर के, ऐसे मतलब लास्ट ख़त्म ही हो रही थी डब्बी मेरी, तो मैंने निकाल दिया पूरा। ऐसे थोड़ा सा केसर लेके गरम गरम दूध डाल दो उसमें, तो वो पूरा कलर उसका साइड में आ जाएगा। तो मैंने उसको कटोरी को साइड में रख दिया है। अब जैसे ही ये दूध में दोबारा तीसरी बार उबाल आई है, तो अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच इलायची पाउडर, जो कि मैंने बना के रखा है और मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद जैसे ही उबाल आने लग रही है, तो मैंने जो केसर दूध में अभी डाल के रखा था वो डाल देंगे। केसर का कलर तो आता ही है, टेस्ट और खुशबू में बहुत फ़र्क आता है। मतलब जब आप ये केसर मिल्क बनाते हैं और इसमें जो इतने बारीक काट करके ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, ये जब आप खाएंगे तब पता चलता है। एकदम बारीक बारीक रहते हैं, हर स्पून में आते हैं, ज़्यादा सा दिखते हैं, और उनका मतलब पूरा फिंद जाता है ना। जो हल्का सा बारीक वाले होते हैं वो ड्राई फ्रूट भी दूध के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो दूध का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, रबड़ी जैसा नहीं बनाना है, सिर्फ हमें इसी तरीका मीडियम थिक रखना है, ताकि जब हम रसमलाई इसमें डालेंगे छेना, तो वो थोड़ा सोक कर ले इसका दूध ना। इसलिए अब मैंने इंडक्शन बंद करके इस कढ़ाई को साइड में रख देनी है, यानी हमारी रसमलाई की ये ठंडी होती जाएगी मलाई रसा। अब मैंने जैसे 2 पैकेट दूध आते हैं ना, तो दूसरा वाला 1 पैकेट पूरा 1 लीटर दूध भगोने में उबालने रखा, और यहाँ पर 2 नींबू लिया है। ठीक है, नींबू का मैंने जूस निकाला है, फिर अब मैं इसे छन्नी से छान रही हूँ, ताकि बीजे वगैरह ना रहें। मैं पनीर बनाने वाली हूँ इसका, तो ये छन्नी से छान के, जैसे आधा कटोरी निकला है ये जूस, तो इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे। पानी चाहे थोड़ा ज़्यादा हो जाए 2 चम्मच, लेकिन नींबू से कम नहीं होना चाहिए ना। जितना नींबू है उतना ही पानी लो आप, बिल्कुल ठीक है। तो अब चम्मच से कौन नापता, तो मैंने अंदाज ले लिया, आधा आधा कटोरी दोनों। यहाँ पर 1 लीटर दूध जो अभी शाम में आया फ्रेश वाला ना, वही मैंने इसको बॉईल करने रखा है। और मैंने ये भैंस वाले दूध का ही आज बना रही हूँ, जैसा कि मैं हमेशा पनीर बनाती हूँ, क्योंकि ना गाय का दूध लास्ट टाइम बहुत पतला था, बहुत पतला। मतलब गिनती के छोटी छोटी सी गोलियां बनी थी, 7 8 9, तो मज़ा नहीं आया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा बने कि हाँ देखने में भी लगे कि हाँ कुछ बना है। तो भैंस के दूध का मैं बना रही हूँ आज। फर्स्ट टाइम मैं छेना भैंस के दूध का बनाऊंगी। और यहाँ पर नींबू पानी डालते जाएंगे, जैसा कि मैं पनीर बनाती हूँ। समझो अभी हम पनीर बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता है। जब दूध पूरा उबल गया है ना, तो बस लास्ट में ऐसा काम करते हैं, दूध को बीच बीच में हिलाते भी जाते हैं, ताकि उसमें मलाई बिल्कुल भी नहीं आए। और इंडक्शन मैंने बंद कर दिया है, बंद है, यानी गैस अगर है तो बंद रखना है। और बस थोड़ा थोड़ा करके ये जो नींबू पानी है ये डालते जाना है। तो यहाँ पर ये देखो, पनीर अलग और पानी अलग हो गया है, एकदम अलग हो गया है। क्योंकि ये भैंस का दूध है, तो जिसकी पनीर है वो थोड़ी हार्ड होती है, मतलब कि छूने से ऐसे ना, मोटी मोटी वाली। और गाय का होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है पनीर, बहुत सॉफ्ट।
तो अब मैंने इसको पानी निकाल करके अब साफ़ पानी लिया है दूसरे बर्तन में और ये पूरा पनीर ले लिया है। तो एक तो होता है कि आप पनीर को ऐसे ही पानी में डूबा रहने दो और निकल जाए जो खट्टापन है, या फिर आप इस तरीके से रगड़ लो। मैंने जब पनीर बनाना बताया है हमेशा, तो अब केवल थैली ऐसे जो नेट है वो ऐसे रख देते हैं पानी में से, तो निकल जाए जो हमारा नींबू का जूस निकलना है। चूँकि हम इसका छेना बनाएंगे तो हमें पनीर को रगड़ना है, मतलब घिसना है, तो हमने पानी में ही इसको घिस लिया, जिससे अब क्या होगा, जो नींबू हमने डाला था इतना सारा, वो पूरा खट्टापन निकल गया इस पानी में, और जो हमारा पनीर है वो रगड़ने से और भी सॉफ्ट हो गया। क्योंकि ये वाला पनीर भैंस के दूध का जितना दूध गाढ़ा होता है उतना ही गाढ़ा पनीर होता है, और पनीर थोड़ा सा रफ रूखा सा मोटा सा गाढ़ा सा रहता है। तो इसको मैंने जब पानी में ऐसे मतलब मसला ना, तो वो पूरा पनीर ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया, दाने दाने दाने। और अब फिर उसको छाना है तो पूरा पानी निकल गया है। एकदम ड्राई पनीर ले करके आप किसी भी थाली प्लेट में रख करके हथेली से रगड़ना। हालांकि चूड़ियाँ आगे आगे आ रही हैं, मैं उनको पीछे करती जा रही हूँ, तो मतलब अब हथेली के नीचे जो ये ऐसे मोटा अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, उससे। और अब दूसरे बर्तन में 1 कप लिया है चीनी, तो 1 कप चीनी में करीब 6 कप पानी डालना। लास्ट टाइम मैंने वाइट छेना बनाया था जब रसगुल्ला, तो मैंने 4 कप डाला था पानी, थोड़ा कम हो गया था पानी। इसीलिए हमेशा बड़ा सा फैला सा बर्तन ले, तो मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है और 1 कप चीनी में 6 कप पानी डाला है। ज़्यादा पानी डाल देंगे पहले से तो लास्ट में हमको बार बार पानी की कमी महसूस नहीं होगी। और अब ये जो पनीर है उससे मैंने खूब अच्छे से हथेली से रगड़ा है, उसको थाली में घिसा है। किसी ने पूछा था लास्ट टाइम कि मिक्सी में भी कर सकते हैं क्या। एक तो इतना सा पनीर वो मिक्सी में ही चिपक के रह जाएगा, इस चक्कर में मैं उसको हाथ से ही करती हूँ। और 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ये मार्केट वाला जो पैकेट आता है, देखो ये डाला है। अब बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि कॉर्नफ्लोर ना हो तो क्या करें, तो आप यहाँ पर मैदा या फिर अरारोट पाउडर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 छोटी चम्मच डालना है, इसलिए कि जो हल्का सा भी मॉइस्चर हो इसमें वो ना दिखेगा और बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। जब इसको रोल करेंगे तो अच्छा सा चिकना सा गोल बॉल बनेगी। तो अब ये जब खूब अच्छे से मिक्स हो गया है, रगड़ने के बाद 5 मिनट करीब इसको खूब अच्छे से रगड़ना है पनीर को ना। अब मैंने बॉल्स ले करके ऐसे बीच में रखा है हथेली में, और गोल 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 ऐसे करना है। मतलब कि पूरा चिकना चिकना होना चाहिए, फटा फटा सा नहीं दिखना चाहिए। जो हमारा बॉल है ये तैयार है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं भैंस के दूध का बना रही हूँ, फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी यदि पॉसिबल हो तो हमेशा गाय का दूध ही लेना। छेना जो बनता है ना, गाय के दूध में चिकनापन होता है, वो बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से जब पानी खौलने लगा चीनी और पानी वाला, तो मैंने एक एक करके सारे के सारे रसगुल्ले डाले और ढक दिया। ढक कर के तेज़ आंच में, गैस में आपने रखा है तो गैस की जो तेज़ आंच होती है उसमें पूरे 10 मिनट आपको इसको उबालना है। इसलिए 10 मिनट का काफ़ी टाइम होता है। उबालने में पानी भी सूखता है, जलता है, मतलब गर्म होता है तो जलता है, कम होता है, इसलिए पानी ज़्यादा डाला। इससे बहुत फ़ायदा है कि लास्ट में बार बार पानी का मसला नहीं होगा। और तेज़ आंच में देखो पूरे के पूरे रसगुल्ले ऐसे डबल साइज़ हो गए हैं और ऊपर आ गए हैं। चूँकि 10 मिनट जैसे हमें इसे पकाना है, तो 5 मिनट बाद आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मन में आता है ना देखें क्या चल रहा है अंदर बिना देखे तो चैन भी नहीं। अगर कहा जाए कि 10 मिनट ढक के ही रखना है तो कहाँ मान सकते हैं हम लोग, देखना ही है खोल खोल के मैंने भी 2-3 बार खोल खोल देखा है। मतलब भले ही खोल लो, ढक दो, खोल लो, लेकिन 10 मिनट इसे उबालने देंगे। उसके बाद ना आधा कप गर्म पानी, तो मैंने इस कप में माइक्रोवेव में गर्म करके रख लिया था आधा कप पानी, और गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से चाहे जो भी रीज़न हो, पता नहीं, रसगुल्ले और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और जो पानी है तो वो गर्म का गर्म ही रहता है, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होने पाता। ये रीज़न तो समझ में आता है मेरे को। तो ये भी एक टिप मानी जाती है रसगुल्ले बनाने में, आधा कप पानी डालना ही है, ठीक है। अब जब ये मतलब लास्ट में भी 5 मिनट इसको अच्छे से खौला लिया है, अब इंडक्शन बंद कर दिया। और अब जब इंडक्शन बंद करने के बाद कढ़ाई को हटाया हमने, तो यहाँ देखो हमारे वो तो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर ये हैं रसगुल्ले गरम, और चूंकि खाना है जल्दी तो इसके लिए क्या है, पहले तो अच्छे से इसको ठंडा हो जाने दें। और ये एक ऐसी चम्मच आती है जिसमें छेद होते हैं, जैसे होल बने हुए हैं ना, ये वाली स्पून से रखो आप छेना, दूसरी चम्मच से आप प्रेस करो तो वो एकदम गर्म है ना, अभी तो फ्लैट हो जा रहा है। ये देखो रसमलाई का हल्का सा फ्लैट शेप आता है, ये छेने का फ्लैट शेप हो गया।
और यहाँ पर पूरा पानी भी निकल गया। तो इस तरीके से मैंने 2 चम्मचें ली, जिसमें छेद वाली जो चम्मच है इससे नीचे पूरा पानी चला जाता है और ऊपर वाली चम्मच से कस के प्रेस कर दिया तो वो फ्लैट भी हो जा रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट है छेना एकदम अभी गरम गरम में। तो बस जिस तरीके से शेप से मैंने इनको डाल दिया है रस्से में, तो वैसे ही कि वैसे फ्लैट हो गए हैं ये देखो, और बड़े साइज भी दिख रहे हैं। बहुत सॉफ्ट बना है, मतलब इसको मैंने अच्छा रगड़ा है ना तो ये सॉफ्ट हो गया, वरना इतना सॉफ्ट बनता नहीं है भैंस के दूध का जो पनीर बनता है। लेकिन परफेक्ट छेना रसमलाई तैयार हो गई है। बहुत खुश हूँ मैं इसके रिजल्ट से। तो अब मैं इसका ही बना लिया करूँगी कभी भी। मैं अक्सर गाय के दूध के चक्कर में बैठी रह जाती हूँ, क्योंकि गाय के दूध का ये है कि बहुत सॉफ्ट बनता है, चिकना बनता है। तो अब जो है सो है, लॉकडाउन है तो इतना भी है तो बहुत है ना। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है ताकि अब जब मैं दूसरा काम करूँगी तो उतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। दूध तो ठंडा ही था, छेना डाला और फ्रिज में रख के और थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर जब खाना खाएंगे उस वक्त निकालेंगे। तो अभी ये वाला जो छेना वाला रसमलाई का पसारा है, ये यहाँ से काम तमाम करने हैं, नेट साफ करना है, कढ़ाई है 2-2 3-3। और अब मैंने थाली में निकाला है ये 1 कटोरी लेफ्ट ओवर राइस। तो जब भी चावल बच जाए, आधा कटोरी बेसन लिया है इसमें और आधा कटोरी करीब हमने लिया है गेहूं का आटा। थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नाप तौल के नहीं, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही कर लिया गेहूं का आटा। और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दो, ये बड़ी चम्मच थी। और 2 चम्मच चीनी डाली है मैंने। और यहाँ पर लिया है चावल का आटा। चावल का आटा यदि नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, रखा हुआ है तो मैंने डाल दिया है। अब करीब 3 चम्मच मैंने डाली है ये सफ़ेद वाली तिल। 1 छोटी चम्मच लिया है सौंफ और 1 टुकड़ा अदरक, 2-3 हरी मिर्ची का मैंने बनाया है पेस्ट, यानी अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट चाहिए हमको। लहसुन नहीं यूज़ किया मैंने, आप चाहो तो डाल सकते हो। सिर्फ मैंने अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डाल देना है, तो टेस्ट अच्छा आएगा अदरक हरी मिर्ची का तीखापन। अब आधा चम्मच से करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और ये धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। सूखे मसाले मतलब अब जितनी चीज़ है उसके हिसाब से डालना है, तो मैंने आधा आधा चम्मच ही सारी चीज़ें डाली हैं। आप ज़्यादा कोई चीज़ें लेते हैं, यदि गेहूं का आटा ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से डालेंगे, मतलब हमारी क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से सूखे मसाले डालने हैं ना, ताकि टेस्ट आना चाहिए, बस इसीलिए। तो ये चारों चीज़ें मिक्स कर लेनी है, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची, गरम मसाला और जो इसमें नमक डालेंगे तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अभी जब मैं मिक्स करने लगी तो मुझे याद है नमक तो मैंने डाला ही नहीं, तो अभी नमक डाला है और नमक डाल करके मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर पानी की जितनी ज़रूरत है तो आप डालो हल्का सा, क्योंकि जब अभी हम मिक्स करते हैं ना शुरू में ही, तो चावल में भी नमी है या फिर दही हमने मिक्स किया है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा था इसमें गीला, और बस ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाया। अब मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, ऑयल, जिससे कि हाथों में ये इतना जो चिपक रहा है तो ये अच्छे से चिकना हो जाए, डो हमारा थाली में भी ना चिपके, चिकनापन आ जाए इसमें, तो इसलिए डाला है। 2 चम्मच तो डालना ही है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में वो स्टीम होकर के फ्राई करना है। और अब मैंने इसके बॉल्स बनाए हैं छोटे छोटे, और ऐसे बीच में से उंगली से प्रेस कर दो तो ये पेड़े की शेप में बन जाते हैं। चाहो तो आप ये पूरे डो को लंबे लंबे 2 सिलेंडर बना लो, जैसे मैंने लौकी की मुट्ठियाँ बनाई थी, मेथी की मुट्ठियाँ बनाई हैं, तो वो ऐसे स्टीमर में भी आप रख दो ना आटा लंबा लंबा करके, तब भी वो स्टीम्ड हो जाता है। फिर आप पीसेस कट कर सकते हो, लेकिन ये शेप में देखने में प्यारे लगते हैं। तो ये सारे के सारे पेड़े जैसे तैयार हो गए हैं हमारी मुट्ठियाँ। अब मैंने स्टीमर रखा है, उसमें पानी डाल के गर्म करने रखा और 2 टुकड़े नींबू के डाल दिए, ऐसे ही छोटे छोटे, पुराने नींबू जो यूज़ हो गए हैं या छिलके रख के आप डाल सकते हो। इससे स्टीमर नीचे से ना ब्लैक नहीं होता है, जो पानी नहीं रहेगा उसमें। और जो ऊपर वाली जो सेक्शन है इसका, स्टीमर का बॉक्स है, उस होल है जिसमें, उससे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसमें रखेंगे ना मुट्ठियाँ तो वो चिपकेंगी नहीं गर्म होने पर भी। तो ये देखो मुट्ठियाँ दूर दूर फैलाना है। आप देख रहे हो इस मुट्ठी में हमने बेसन, गेहूं का आटा, चावल का आटा और खुद चावल भी डाले हैं। तो इस तरीके का ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, और इसे ज़रूरी नहीं कि आप रात में बनाएं, आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, शाम की हल्की भूख के लिए बना सकते हैं। अब चूँकि मैं रात में बना रही हूँ तो सब लोग भरपेट खा लेंगे, तो रात के लिए बना रही हूँ। तो ये देखो लेफ़्ट ओवर राइस, अक्सर 1 कटोरी चावल तो बचता ही है, और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिसिंग है आज, हरा धनिया, हरा वाला प्याज, स्प्रिंग अनियन और करी पत्ता।
इनके बगैर बनाना पड़ रहा है, इसे कहते लॉकडाउन, है ना। छोटी सी चीज़ के लिए भी आप याद करते रहो, मोहताज रहो, लेकिन आप चाह कर भी ला नहीं सकते। तो एक बैच जैसे मेरा 10 मिनट में स्टीम हो गया, 10 मिनट में ये स्टीम हो जाते हैं, ये देखो। तो मैंने एक बैच निकाल लिया ट्रे में, वापस जो बाकी के हाफ थे वो भी मैंने इसमें रख दिया है और ये इसमें लग जाएगा। मेरे पास 2 सेक्शन वाला है स्टीमर, डबल 2 टायर वाला, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। वो मेरी फ्रेंड जो भाभी जी है ना, उनके यहाँ एक बार ज़रूरत थी तो वहाँ चला गया। करीब 3 महीने हो गए उनके पास ही रखा है। लॉकडाउन में ना हम वहाँ गए हैं ना वो हमारे पास आई हैं, उनके पास ही रखा है। इसीलिए मैंने दोनों बैचेज ऐसे किए, वरना मेरे पास 2 टायर वाला है ये स्टीमर। दोनों एक बार में रख जाती हूँ मैं, कोई भी काम करती हूँ 2 बार, एक ही साथ 2 बार हो जाता है। और वो भी 10 मिनट के लिए रखा मैंने दोबारा। ये राजमा भीग रहे हैं, तो राजमा कल बनेगा इसलिए आज से भिगो के रख दिया है। याद से, नहीं तो भूल जाती हूँ मैं कई बार रात में कि क्या कल क्या बनाना था और फिर रह जाता है। और अब मैं निकाला है फ्रिज से रसमलाई। अभी 10 मिनट के लिए दूसरा वाले बैच के लिए भी रुकना ही था। तो ये देखो, ठंडी तो नहीं हुई है वो, क्योंकि आधा घंटे से भी कम ही हो गया ये, और आधा घंटे तो एटलीस्ट रहना चाहिए तब अच्छी से चिल्ड होती वो। नॉर्मल था पहले दूध, तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडापन आया। आप रसमलाई देखो, इसका टेक्सचर देखो कितनी अच्छे से फूल गई है ना, गोलू मोलू सी एकदम मलाइयाँ, बहुत सॉफ्ट है ये छेना। और दूध का टेस्ट तो पूछो मत, क्योंकि इसमें जम के ड्राई फ्रूट्स हैं, आप समझ सकते हैं। और प्योर दूध है, मैंने मतलब पहली उबाल का ये सब इस्तेमाल किया आज का दूध, ना मलाई निकाली है ना ही कुछ किया, डायरेक्ट पैकेट के ही यूज़ करे हैं आज दूध वाले। तो ये मतलब एकदम फ्रेश वाला जो दूध का टेस्ट होता है वो भी एक अलग होता है। फ्रिज में रखने के बाद मलाई निकल जाती है, फिर वो दूध में एक बासीपन वाला दूध अलग होता है। तो ताज़े ताज़े दूध का ये बनाया हुआ है, सॉफ्ट है छेना। और आज शुक्र है कि 2-2 पीस मिल रहे हैं सबको, हम चारों को, और 4 बच्चे हुए हैं, यानी कि कल के लंच में भी राजमा के साथ हम लोग खा सकते हैं, एक एक पीस मुंह मीठा कर सकते हैं, इतना तो बचा है। गाय वाले में इतना छेना निकला ही नहीं था, 1 लीटर दूध में याद है ना, छोटे छोटी सी गोलियां बनी थी बिल्कुल, इसमें तो बड़ा बड़ा छेना तैयार हुआ है। और इसका जो रसमलाई वाला रस्सा है वो तो बना ही है, मस्त परफेक्ट बना है। जब कुछ ऐसी चीज़ें एकदम पास होके बनती हैं तो अच्छा लगता है ना, खुश हूँ मैं कि चलो सही बना। क्योंकि मैं अब तक जब भी मैंने बनाया है हमेशा गाय के दूध का बनाया है। पनीर बनाती हूँ मैं भैंस के दूध का, लेकिन छेना मैं हमेशा गाय के दूध का बनाती हूँ। तो ये सेकंड बैच भी स्टीम्ड हो गया है, 10 मिनट में ये भी तैयार हो गया, तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। तो अब हमारी पूरे की पूरी मुट्ठियाँ स्टीम्ड हो गई हैं, और स्टीम होने के बाद आप देख रहे हो इनका कलर और इनका साइज़ कितना सुंदर बड़ा बड़ा सा हो गया है। अब एक कढ़ाई में आप तेल गरम करने रखो, अंदाज से ऐसे थोड़ा सा डाला है क्योंकि हमें फ्राई करना है। अगर स्प्रिंग अनियन है तो आप डालना ज़रूर। मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई, इन 3 चीज़ों से तड़का लगाया। तिल, राई और जीरा, करी पत्ता हो तो ज़रूर मुट्ठी भर डाल देना इसमें। और स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो ऐसे बारीक काट काट करके डालो, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। अब चूँकि स्प्रिंग अनियन नहीं है तो मैंने ऐसे हरी मिर्ची को लंबा काटा है, और प्याज, 1 गांठ प्याज को काट करके फ्राई कर लिया है। हालांकि प्याज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि अब स्प्रिंग अनियन नहीं था तो मैंने इसलिए प्याज डाल दिया है। और बस इसको भून लेंगे, हल्का ही भूनेंगे, बाकी की प्याज बाद में भुन जाएगी जब हम और बाकी चीज़ें डालेंगे। क्योंकि हम ड्राई मसाले पहले ही डाल चुके हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा वगैरह, तो हमें ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। पर आप चाहो तो थोड़ा सा लाल मिर्ची, ऐसे हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। अभी करी पत्ता होता तो ग्रीन ग्रीन दिखाई देता रहता ना तो उसकी कमी लग रही है। और हरा धनिया की तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है। लॉकडाउन में अगर मैंने कोई चीज़ सबसे ज़्यादा याद की है तो वो है मेरा हरा धनिया। एक दिन आता है बेचारा, धो धा के रखो सहेज के, 2-3 दिन में फिर काम तमाम हो जाता है। ज़्यादा इसलिए नहीं लेते कि फिर वो सड़ ना जाए। और यहाँ पर चाट मसाला डाला है मैंने। चाट मसाला डालने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और आधा नींबू लेंगे, उसका पूरा जूस निकाल के डाल देंगे। तो हल्का सा जो खट्टापन आता है ना, और थोड़ा सा देर तक इसको धीमी आंच में फ्राई करें ताकि करारा करारा सा लगे। कई बार हम लोग इडली फ्राई करते हैं ना, तो उसी तरीके से, ताकि थोड़ा लाल लालपन आए, थोड़ा करारापन हो जाए, क्रिस्पीनेस रहे। तो मीडियम आंच में इस तरीके से मतलब भूनना है, उसे फ्राई करना है।
तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम, चाय कॉफ़ी साथ में हो फिर पूछना ही क्या, नहीं है तो हम तो वैसे ही खा लेंगे। इसके साथ आप हरी वाली चटनी बना सकते हो, जो हरी धनिया और दही वाली बनती है, डिप चटनी, या मैं तो टोमेटो केचप ही दे रही हूँ क्योंकि चटनी की कोई चॉइस नहीं है घर में। हरा धनिया ना धुल के भी रखना पड़ रहा है ना इस टाइम, तो आप समझ रहे होंगे। अब धुल के रखो तो फिर हरा धनिया ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, सड़ने लग जा रही है फिर हरी सब्जियां धुल के रखने से। और नमक के पानी से धुलती हूँ मैं जो भी सब्जियां आती हैं, तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा जल्दी सड़ रही हैं। जैसे टमाटर वगैरह मैं देख रही हूँ फ्रिज में कि अब पहले इतने जल्दी ख़राब नहीं होते थे क्योंकि नॉर्मल पानी से धुलते थे, अब हम लोग नमक डाल के धुलते हैं पानी में। वो खड़ा नमक डालती हूँ मैं, खड़ा नमक का पैकेट आता है, दरदरा है वो, मार्केट से पिसा हुआ पाउडर नहीं है लेकिन दरदरा सा है, वही ऐसे डाल दिया और धुल दिए। और गर्म पानी रहता है, गुनगुना पानी, तो सब्जियां ज़्यादा दिन टिक नहीं रही हैं। तो हरा धनिया तो सवाल ही नहीं है ना। तो आया था तो 2-3 दिन में काम तमाम किया उसका मैंने। और टमाटर वगैरह तक गलने लग रहे हैं। तो लौकी कद्दू इस तरह की चीज़ें ठीक है, वो हार्ड रहता है ना बाहर वाला हिस्सा, तो वो ख़राब नहीं होती। और मुट्ठियाँ तो बहुत बढ़िया बनी है, रस मलाई तो मतलब गजब बनी है, गजब सच में। अब जिसको भी रस मलाई बनाना है डिट्टो सेम फॉलो करना रेसिपी, रिजल्ट आपको बिल्कुल डिट्टो आएगा। दूध मतलब अगर गाय का मिले तो आप गाय का यूज़ करना, तो उसका तो चिकनापन रहता है ना, इसलिए तो वो बहुत बढ़िया लगेगा। और बाकी बहुत सॉफ्ट बनी है, रसमलाई का जो रस्सा है वो तो पीने में मज़ा ही आ जाए। इलायची ज़बरदस्त, ड्राई फ्रूट ज़बरदस्त, केसर का फ्लेवर और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी छेना। और शुभम कह रहा है धीरे से, थोड़ी देर फ्रिज में और रखती तो मम्मी और ठंडा हो जाता, तो मैंने कहा फिर तो तुम्हें और देर रुकना पड़ता बेटा, मम्मी ने इतनी देर से बनाया है, अब वो ठंडा ठंडा वाला तुम्हें कल मिलेगा, एक एक पीस बचा के जो रखा है मम्मी ने। तो खुश हो गया, मतलब कल के लिए बचा है क्या। उसको लग रहा था कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था वही इस बार ही हुआ होगा, 2 ही मिल रहे हैं बस, अब नहीं मिलेंगे। खुश हो गया कि अच्छा मतलब एक पीस कल भी मिलने वाला है। और यहाँ पर किचन क्लीनिंग भी हो गई है और महाभारत टीवी में चल रही है, घर में नहीं। कल एक कमेंट था कि अभिलाषा घर में महाभारत चल रही है, मतलब इसकी डबल मीनिंग भी हो सकती है। सही कहा उन्होंने बिल्कुल। तो घर में तो नहीं चल रही है लेकिन टीवी में महाभारत चल रही है, और यहाँ खा पी के सब आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं और अभिलाषा किचन समेट रही है। और यहाँ पर आज का व्लॉग मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के